नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल SSB IAS में। दोस्तों, आज ये हमारी जियोग्राफी की क्लास है और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जियोग्राफी के वीडियो में हमने पवन को यानी विंड को पढ़ाया था और हमने ये भी कहा था कि हम जेट स्ट्रीम को कवर करेंगे, लेकिन उस दिन हम इस चीज़ को नहीं पढ़ा पाए थे, इसलिए इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। तो जेट स्ट्रीम ये आप देख सकते हैं चित्र में। ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पाई जाती है। कहाँ पर? ये जेट स्ट्रीम एक प्रकार का ये वायु ही है, हवा ही है। ये हवा का वेग इसमें काफ़ी तेज होता है। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। दोस्तों, इसको याद रखना कि जेट स्ट्रीम जो है ये हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है और ये विसर्पी आकार में गति करती है, यानी सर्पिलाकार गति करती है। आप चित्र में तो साफ देख ही रहे हैं। और परिध्रुवी प्रबल पवन धारा को ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। और आपको बता दें, एक इसमें बहुत ही रोचक तथ्य है कि इसकी खोज कैसे हुई थी। तो जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर हुई थी। दरअसल जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो आप तो जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे। तो जब अमेरिका के लड़ाकू विमान जापान की ओर जा रहे थे तो वो ये महसूस कर रहे थे कि उनके विमान का कोई प्रतिरोध कर रहा है, यानी उनके लड़ाकू विमान की गति बहुत ही धीमी थी। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी गति बहुत ही तेज हो गई थी, बहुत ही असातीत वृद्धि हो गई थी उनकी गति में। तो इसका बाद में विमर्श किया गया और इसके बाद एक खोज शुरू हुई जिससे ये जेट स्ट्रीम की अवधारणा सामने आई। तो कुछ इस प्रकार से जेट स्ट्रीम की खोज हुई थी। चलिए अब हम जेट स्ट्रीम से जुड़ी कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। तो जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की सकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य होता है। यानी कि जो जेट स्ट्रीम होती है तो ये इनकी चौड़ाई लगभग 7.5 से 14 किलोमीटर तक होती है और ये दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश में ध्रुवों के मध्य पाई जाती हैं। 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य ये दोनों गोलार्ध में पाई जाती हैं। और लिखा है जेट स्ट्रीम में पवन के वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शीतकाल में ये अधिक प्रबल तथा इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना हो जाता है। इनका अधिकतम वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा तक पाया जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़ से कि इसका वेग कितना अधिक होता है। लिखा है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका वेग काफ़ी अधिक होता है और इनमें मौसमी परिवर्तन भी होता रहता है। जैसा कि बताया गया है कि शीतकाल में ये बहुत ही तेज हो जाती हैं और ग्रीष्मकाल की तुलना में ये इनका वेग 2 गुना अधिक हो जाता है। इसके अलावा इनमें मौसम के परिवर्तन के साथ कुछ और भी परिवर्तन होते हैं। जैसे ग्रीष्मकाल में उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है तथा इसका खिसकाव उत्तर की ओर हो जाता है। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि ग्रीष्मकाल में उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है, यानी ये सिकुड़ जाती हैं ग्रीष्मकाल में और इनका खिसकाव थोड़ा सा उत्तर की ओर यानी थोड़ा ऊपर की ओर हो जाता है। उत्तर ऊपर है, ये नीचे दक्षिण है। तो ग्रीष्मकाल में इनका खिसकाव थोड़ा उत्तर की ओर हो जाता है। इसके अलावा ये शीतकाल में इनका विस्तार सबसे अधिक हो जाता है। ग्रीष्मकाल में कम हो जाता है और शीतकाल में इनका विस्तार बढ़ जाता है। इसके अलावा यह 20 डिग्री या 20 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये पहुँच जाती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती हैं। वहीं ग्रीष्मकाल में ये सिकुड़कर बहुत ही सक्रिय हो जाती हैं। तो ये थी इनकी कुछ विशेषताएँ। तो अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम के प्रकार के बारे में। और स्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को 5 भागों में बांटा गया है, यानी जेट स्ट्रीम के 5 प्रकार हैं और इन 5 प्रकारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम। चौथा है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम और 5वां प्रकार है स्थानीय जेट स्ट्रीम। सबसे पहला प्रकार था ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम।
ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम का निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों एवं उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलन क्षेत्र यानी 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है। दो विपरीत वायु राशियों के कारण इनकी ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके अलावा इनका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, साथ ही यह अधिक अनियमित होती है। उसके बाद दूसरा प्रकार है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। इस जेट स्ट्रीम की अवस्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपरी क्षोभ मंडल में 30 से 35 अक्षांशों के ऊपर होती है। इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है तथा ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक नियमित होती है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवतरेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह है। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपरी क्षोभ मंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्म काल में होता है या होती है। यह अन्य तीन जेट वायुधाराओं की दिशा के विपरीत उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चलती है तथा केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति का संबंध तिब्बत के पठार के ऊष्मण से है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक कारक यह भी है। चलिए अब चौथा प्रकार है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। इस जेट स्ट्रीम को समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल के ध्रुवों के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। अब चौथा प्रकार है स्थानीय जेट स्ट्रीम। ये पांचवा प्रकार है जो कि लास्ट है। वो जो हमने इसके पहले बताया था वो चौथा था। तो पांचवा प्रकार है स्थानीय जेट स्ट्रीम। स्थानीय जेट स्ट्रीम का उद्भव स्थानीय तापीय एवं गतिकीय दशाओं के कारण कुछ खास स्थानों पर होता है। इनका महत्व मात्र स्थानीय स्तर पर होता है। चलिए अब हमने जेट स्ट्रीम के सभी प्रकार को कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम का महत्व क्या होता है। जेट स्ट्रीम का महत्व, जेट स्ट्रीम का स्थानीय तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण तथा अपसरण होता है, जिससे चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों का निर्माण होता है। और ध्रुवीय वाताग्र जहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात तथा तूफान उत्पन्न होते हैं, उनका संबंध उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम से है। धरातलीय शीतोष्ण चक्रवातों के ऊपर उच्च तलीय क्षोभ मंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल तथा तूफानी हो जाते हैं तथा सामान्य से अधिक वर्षा करते हैं। जेट स्ट्रीम के कारण धरातलीय चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव यानी सूखा बाढ़ होता रहता है। जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचार दो तरह से होता है। चक्रवातों में हवा ऊपर उठती है तथा प्रतिचक्रवातों में हवा नीचे बैठती है। इस तरह उच्च तलीय हवा में ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी संचार होने से क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल की हवाओं में तेजी से मिश्रण होता है।
जिसके कारण मानव जाति वायु प्रदूषकों का क्षोभ मंडल से समताप मंडल में परिवहन कर दिया जाता है, जो ओजोन क्षय का एक प्रमुख कारण है। तो ओजोन क्षय का एक प्रमुख कारण भी आपने यहाँ पर देखा। दक्षिण एशिया के मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हमने जेट स्ट्रीम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया। अब हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।